हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम बातें कर रहे थे जीके जीएस की। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हों आरपीएफ कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की या फिर रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो आप सभी का अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मोज, हिप्पी, जोश, शेयरचैट, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर पाएंगे। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल एड्यूरोही पर। प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड रहेगा। इससे पहले आपकी दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप जवाब देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन वाइज, और मैं आपको बताते चलूंगा। ये आपकी क्लास 6:15 होती है। आपकी क्लास हो नहीं पाई थी 6:15, इसलिए अब इसे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि पहले नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ गई थी। रीजनिंग की क्लास आपकी 9 बजे होती है, उसमें भी दिक्कत आ गई थी। इंटरनेट का इशू रहा, इसलिए नहीं चल पाई। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब आपको बताना है इसका जवाब क्या रहेगा। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन यानी शिक्षा सदन की स्थापना कब की थी? इन विच ईयर डिड पंडिता रमाबाई एस्टेब्लिश शारदा सदन? तो जल्दी से बताना है आपको कमेंट में, और इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इसे, है ना। जल्दी जल्दी से बताएंगे, कमेंट में बता दीजिए। जैसे हम बात करते हैं पंडिता रमाबाई के बारे में, इन्होंने शिक्षा सदन की शुरुआत कब की थी? 1889 में की थी। कहा जाता है कि इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? मैसूर में ये जन्मी थी, मैसूर। और ऐसा कहा जाता है कि 5 अप्रैल के आसपास में इनकी मृत्यु हो गई थी। और वो कब की बात है? 1922 की बात है। ऐसा कहा जाता है कि पंडिता रमाबाई एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, और उनके पिताजी का नाम था अनंत शास्त्री। अनंत शास्त्री संस्कृत के महान विद्वान व्यक्ति थे। उनके घर पर इनका जन्म हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि इनकी बाल्य अवस्था में ही शादी कर दी गई थी। जब बाल्य अवस्था में शादी कर दी गई, तो 1.5 वर्ष की बच्ची इनकी गोद में थी। उसी समय इनके पतिदेव जो थे वो चल बसे थे, उनको हैजा हो गया था, है ना। तो जैसे बात करें, ये ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, और इनकी जो शादी हुई थी वो एक वकील के साथ हुई थी, जो कि एक गैर ब्राह्मण व्यक्ति थे। उस समय जिनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था, उसी परिवार में इनकी शादी हुई थी। क्या नाम था उनका? विपिन बिहारी नाम था। विपिन बिहारी, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी। और उस समय अकाल पड़ा था। उस अकाल में इनकी पिता जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी, है ना, विपिन बिहारी। फिर ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रिटेन में भी गई थी, वहां से इन्होंने डिग्री हासिल की, इंग्लिश भाषा भी सीखी। और वापस जब आई, यहाँ पर आने के बाद इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। और इनका मानना था कि महिला जो है वो सशक्त होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, जिसे हम कहते हैं आर्य महिला सभा। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो फिर नाम आता है पंडिता रमाबाई का। पंडिता रमाबाई। और जैसे हम बात करें, एक आपने जरूर नाम सुना होगा वेनस ग्रह का, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं। इस शुक्र ग्रह में एक गड्ढा है, उस गड्ढे का नाम क्या रखा गया है? तो वो जो नाम है वो इनके नाम पर ही रखा गया है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें, शुक्र ग्रह पर कई गड्ढे ऐसे हैं जिनका नामकरण महिलाओं के नाम पर किया गया है। अगर बात करें इनके नाम पर जो गड्ढा है,
जिसका नामकरण किया गया है उसका नाम क्या है? मेधावी। मेधावी क्रेटर नाम से एक गड्ढा है जो इनके नाम पर रखा गया है, उसका नाम पंडिता रमाबाई मेधावी, ऐसा इनका नाम रहा। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर और भी कई गड्ढे हैं जिनका नामकरण महिलाओं के नाम पर है। जैसे हम बात करें, जोशी क्रेटर नामक गड्ढा है एक। जोशी क्रेटर नामक गड्ढा जो है वो आनंदी गोपाल जोशी के नाम पर रखा गया है। एक है जिराड क्रेटर, जो कि जेरूसा जिराड नामक एक महिला जो थी उनके नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार कुछ बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है पंडिता रमाबाई के बारे में। तो ऐसी महान शख्सियत थी ये पंडिता रमाबाई। अपने माता पिता से दूर हुई क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, और इनके पति जो थे वो 1.5 साल की बच्ची को छोड़कर यहां से रवाना हो गए क्योंकि उनको हैजा हो गया था। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और महिलाओं के लिए ये कार्य करती रही। आर्य महिला सभा की स्थापना की। बाल विवाह का विरोध इन्होंने शुरू किया क्योंकि इनकी भी बाल्यावस्था में शादी हो गई थी, है ना। विधवाओं की हालत क्या हो सकती है, उनके हालातों को बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझना चाहा, उस पर कार्य भी किया। क्लियर हुआ? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे क्या आएगा जवाब इसका। भारत भारती निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? भारत भारती किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन है, सर सैयद अहमद खान, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्र। अगर आपने इसमें जवाब दिया होगा मैथिली शरण गुप्त तो आपका अच्छा जवाब रहेगा। और जैसे हम बात करें, ये वैश्य परिवार में जन्मे थे और इसी वजह से इनके नाम के पीछे आपको गुप्त लगाई लगाई मतलब आप कैसे गुप्त लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जैसे हम बातें करें तो इसके अलावा इनके नाम को लेकर कहा जाता है कि इनका नाम बहुत बड़ा था। मैथिली शरण गुप्त, वैसे शॉर्ट फॉर्म में इनको कहते हैं, इनका नाम कहा जाता है कि मिथिलाधीप, ऐसे मिथिलाधीप, मिथिलाधीप, ठीक है। नंदन शरण के नाम से इनका नाम था, लेकिन कहा जाता है कि जब इनका स्कूल में नाम लिखा गया था तो ये नाम काफी बड़ा लग रहा था, इस वजह से सिंपली लिख दिया मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा जाता है कि इनको लोग कैसे कहते थे, इनको दद्दा के नाम से जानते थे, दद्दा मैथिली शरण गुप्त। हिंदी भाषा के महान कवि हुए हैं ये, हिंदी भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया था, ऐसे थे हमारे मैथिली शरण गुप्त। वहीं जब हम बात कर रहे हो इनके अलावा, इन्होंने जो ये रचना लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने, भारत भारती, ये कब लिखी होगी, क्या आपने बताया था क्या कमेंट में? तो आपको लिखना है 1912 में इन्होंने ये रचना लिखी थी, 1912 में। क्लियर हुआ? आपको पता है ये जो रचना लिखी, ऐसी रचना थी ये, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम साबित हुई थी ये। और आपको पता है फिर महात्मा गांधी आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को वो जम्मू अपने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वापिस यहाँ पर। उन्होंने यानी कि महात्मा गांधी ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, इनको उपाधि कौन सी दी थी बताएंगे? इनको राष्ट्र कवि कहा उन्होंने। हालांकि इनके द्वारा लिखित बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी, लेकिन आपके लिए ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें करें, जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक रचना लिखी गई थी भारत दुर्दशा, नाम से ही पता लग रहा है भारत की दुर्दशा। आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ये मैथिली शरण गुप्त से पहले हुए थे, है ना, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का, उससे पहले इनकी तो मृत्यु भी हो गई थी। इन्होंने भारत दुर्दशा के बारे में बताया कि किस प्रकार की दुर्दशा है भारत की,
भारत में अंग्रेज किस प्रकार से शोषण करते हैं। इन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि भारत की यानी अपने देश की इस दुर्दशा को समझिए। इसको जब आप समझेंगे तो ही इसके खिलाफ हम लड़ेंगे कि अंग्रेज हमारा शोषण क्यों कर रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई रचना भारत दुर्दशा ये कब प्रकाशित हुई थी? लगभग 1880 के आसपास कहा जाता है कि ये प्रकाशित हुई थी। और इसके प्रकाशन के, ये वैसे लघु नाटक था इनका, इसके प्रकाशन के लगभग 5 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हुआ? 1850 से लेकर 85 साल तक की उम्र इनकी थी। 1885 तक इन्होंने अपना जीवन जिया। ज्यादा लंबे समय तक ये जी नहीं पाए। 1850 से लेकर 85, 35 साल की उम्र में इस संसार को ये छोड़कर चले गए थे। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और बातें हम बताते रहेंगे। दीनबंधु मित्र के बारे में कहा जाए तो इन्होंने एक रचना लिखी थी नील दर्पण। नील दर्पण नामक रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1860 के आसपास में इसका प्रकाशन हुआ था, नील दर्पण का। और ऐसा कहा जाता है कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के समकालीन थे। इनका ओरिजिनल नाम नहीं है ये, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? गंधर्व नारायण था इनका नाम, गंधर्व नारायण। बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया था और बदलने के बाद फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने दीनबंधु नाम अपना लिखा। पश्चिम बंगाल, वर्तमान का जो हमारे भारत में एरिया पड़ता है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे थे दीनबंधु मित्र जिनके द्वारा ये रचना लिखी गई थी। ठीक है ना? तो 1860 में प्रकाशित हुई। और क्या बचा है इसमें? सर सैयद अहमद खान के बारे में बता देते हैं आपको। सर सैयद अहमद खान ने भी एक रचना लिखी थी, द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो नाम लिख देना, सर सैयद अहमद खान का। और ऐसे कहते हैं, नॉर्मल अगर हिंदी में कहें तो भारतीय विद्रोह के कारण क्या थे उसके बारे में इन्होंने अपनी रचना में बताया था। इनका जन्म हुआ था दिल्ली में, इनकी मृत्यु हुई थी अलीगढ़ में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? इन्हीं को दिया जाता है। अब चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, क्या रहेगा जवाब इसका? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? जल्दी जल्दी से बताइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना क्या आएगा जवाब इसका? अगर आपने लिखा होगा ना महाराष्ट्र तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में महाराष्ट्र में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पुणे में की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में है। किसने की थी? तो नाम आता है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आप जानते भी हैं। गोपाल कृष्ण वही हैं जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यहां पर मैं आपको बता देता हूं, महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अगर आप इस कक्षा को बाद में देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको स्पीड पर चला लीजिए ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाएं। बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? एम जी रानाडे। एम जी का मतलब होता है महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इनके गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे था। ये किसके गुरु थे? ये महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ी और बातें मैं आपको बता देता हूं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, कहां पे हुआ था? बनारस में हुआ था। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी किसने? तो नाम आएगा इनका,
ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप लिख दीजिएगा वहां पर। ये पॉइंट हुआ। लेकिन कई बार क्या है, हमें ऐसा पूछ लिया जाता है, सर्वेंट्स ऑफ, यहां पे इंडिया नहीं होता है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की किसने की? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं। यहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की, पीपल सोसाइटी, तो फिर आप किसका नाम लिखते हैं? तो फिर आप नाम लिखते हैं लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय। क्लियर हुआ यो पॉइंट? लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1921 में की थी। कहां पर की थी? लाहौर में की थी। तो दोनों में ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। याद रखना बिल्कुल ही आसान है। इसमें पीपल यहां पे लय आ रहा है, इसका मतलब लय से लाला लाजपत राय, इसमें भी लय लय, यहां पर भी लय। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया यानी हमारा भारत, भारत में कौन पैदा हुए हैं? कृष्ण, गोपाल कृष्ण, है ना। तो गोपाल कृष्ण जी हमारे इंडिया में पैदा हुए, तो वैसे आपको याद रह जाएगा। वैसे मैं आपको ये रटने वाली चीजें बताया नहीं करता, फिर भी चलो वनडे का एग्जाम है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको बाद में देखनी है ना। लाइव क्लास में थोड़ी परेशानी थी, इस वजह से तो सोचा कि क्लास रुकनी नहीं चाहिए, है ना। तो चलो इसके बारे में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? जल्दी जल्दी से बताएंगे। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार ही अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी अधिवेशन की, और वो अधिवेशन कौन था? 1924 का बेलगाम अधिवेशन। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये बताइए कि सबसे पहले किसी गांव में आयोजित किया गया वो अधिवेशन कौन था? तो यहां पर बेलगाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गांव नहीं है। तो पहली बार गांव में आयोजित किया गया था वो अधिवेशन 1937 का था, उसे हम फैजपुर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। फैजपुर गांव का नाम है। तो फैजपुर अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था, वो अधिवेशन जो है माना जाता है कि सबसे पहले गांव में हुआ था। उससे पहले कभी गांव में आयोजन नहीं किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का। इस 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आप लिख देना, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में जो हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि नायडू इनके पति देव का सरनेम था। श्रीमती नायडू जी की पत्नी थी ये, श्रीमती सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और सिंपल आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो फिर आप लिख देना एनी बेसेंट का नाम। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी, और ये पहली भारतीय महिला बनी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात कर रहे हों जयपुर अधिवेशन की, जो कि 1948 में हुआ था, जयपुर अधिवेशन 1948 में जो हुआ, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है बी पटाभी सीतारमैया का। बी पटाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अच्छे नेता हुए, सीतारमैया। और ये वही सीतारमैया हैं जिनको हराया था
सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्शन में अध्यक्षता के लिए जो पद चुना जाना था कि कौन वहां उस अध्यक्षता करेगा वहां पे, तो उसमें इनकी हार हुई थी। ये एक अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? कांग्रेस का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो नाम आएगा बी सीतारमैया का। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे हम बात करें नासिक अधिवेशन जो कि 1950 में हुआ, उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में ये अधिवेशन संपन्न हुआ। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो आपको पता है ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में। इसके शुरुआती नेतृत्वकर्ताओं में कौन कौन से नाम आते हैं? तो आप कह सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, है ना, विलियम वेडरबर्न थे, दिन शाह वाचा थे। तो ये कुछ ऐसे शुरुआती दौर के नामी चेहरे थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो कहते हैं ए ओ ह्यूम का नाम लिया जाता है कि उनके नेतृत्व में हुई थी। इन्होंने भारतीय नेताओं को एक ही सूत्र में पिरोने का काम किया। उनका योगदान रहा कि सभी एकजुट हुए और वो एक पार्टी के तहत कार्य करने लगे। 1912 में ए ओ ह्यूम की मृत्यु जब हुई तब ए ओ ह्यूम को इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। 5 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में हम। एक्सप्लेन किया है मैंने हर क्वेश्चन को, ठीक है ना। जानबूझकर क्लास छोटी इसलिए की है क्योंकि लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो आप वैसे बता देंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये वही दिन है 26 जनवरी 1950 जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, ठीक है ना, गणतंत्र भारत बना। और इस गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि मूल रूप से बिहार से बिलोंग करते थे। और इसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह जो था वो अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कौन सा है राष्ट्रीय चिन्ह? तो ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ऐसा दिखता है राष्ट्रीय चिन्ह हमारा, है ना, नेशनल एम्बलम। और ये किसके जैसा है? तो आप जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा सारनाथ स्तंभ अभिलेख। सारनाथ स्तंभ अभिलेख जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है और उसी अभिलेख की ही एक प्रतिकीर्ति है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी की कॉपी है ये जो है, ये सारनाथ स्तंभ अभिलेख है जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक कौन थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी मौर्य वंश की। उनके बाद में उनके बेटे बिंदुसार हुए। बिंदुसार के बाद में उनके बेटे अशोक हुए जो कि सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेख आपको दिखाई दे जाएंगे। उनमें से एक जो स्तंभ अभिलेख है उसी की प्रतिकृति आपको इसमें दिखाई दे रही है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे 4 शेरों के मुंह बने हुए हैं, लेकिन एक इधर दिखाई दे रहा है, एक उधर है, एक आपको सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन चौथा जो चेहरा है शेर का वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो इसके पीछे है। तो सभी दिशाओं में मुखड़ा है शेर का। तो इसी प्रकार इसमें भी आपको कितने शेर दिखाई दे रहे हैं? सामने देखने से 3 हैं लेकिन वास्तव में 4 हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा अशोक चक्र, ये रहा अशोक चक्र, यहाँ पे घोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सांड दिखाई दे रहा है, तो ये देख पा रहे होंगे। और कमल का फूल घंटे के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं। इसी की कॉपी जो है वो हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार की है। इसके साथ में प्लस में हमने
देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते हमारे भारतीय ग्रंथ से लिया गया है। कौन से ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की सदा जीत होती है। ठीक है, सत्य पे चलिए, जीत आपकी होगी, देर आए, है ना। तो जैसे हम बात करें कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। मुंडक उपनिषद, क्लियर हुआ। अब कई बार ये तो चलो संधि विच्छेद किया हुआ है मुंडक उपनिषद का। आप जब पढ़ते होंगे, हिंदी आपने पढ़ी होगी, तो जैसे हम बात करें मुंडक उपनिषद, है ना, मुंडक प्लस में उपनिषद, इनको अगर इकट्ठा लिखा जाए तो कैसे आएगा? मुंडको उपनिषद लिखा जाएगा। आपने जब हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें आप उच्चारण करके देखते हैं, कै का उच्चारण करें तो किसमें ए का उच्चारण हो रहा है, और इसमें ऊ का उच्चारण होता है ए प्लस में ऊ को मिलाएं तो क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। यानी मुंडक प्लस में उपनिषद करेंगे तो मुंडकोपनिषद बन जाता, ओ की मात्रा आएगी यहाँ पे। तो ये हिंदी के नियम आपने बचपन में जरूर पढ़े होंगे। तो हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की, जो कि 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और इसके नीचे हमने देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडक उपनिषद यानी मुंडकोपनिषद से लिया है। ये मुंडक उपनिषद हमारे अथर्ववेद का आप कह सकते हैं उसी में सन्निहित है ये। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं इसमें, है ना। तो आपका जैसे इस प्रकार जो है, चलिए एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हों, किस किस की कौन कौन सा एग्जाम होता है आपका। एक तो एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है अभी फरवरी में, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, ये भी आपका कब आएगा? फरवरी में ही। और इसके अलावा अभी फॉर्म फिल होंगे, शुरू नहीं हुए हैं, आरआरबी ग्रुप डी के, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का भी आपका एग्जाम आएगा उसके बाद में, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, इसके बारे में वैसे पता लग गया है, ठीक है ना। तो आपको एडमिट कार्ड जैसे आएगा तब पता लगेगा। तो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो जीके जीएस की इस क्लास में यानी इस सीरीज में आप अपना हिस्सा बन सकते हैं। तो जैसे हम बात करें जीके जीएस में, बाकी सारे सब्जेक्ट हम कवर करते हैं। इन्हीं एग्जाम के लिए जीके जीएस के लिए जो टाइम रखा है हमने, वो शाम को 6:15 का समय रखा है। लेकिन आपको पता है शाम के समय में इंटरनेट यूज करने वाले यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम जहां रहते हैं वहां पे इंटरनेट का इशू हो जाता है। इसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। तो जीके जीएस की क्लास में जुड़ सकते हैं, वो टाइम आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि हो सकता है अगर टाइम चेंज करें जिसमें कम से कम लाइव क्लास ढंग से तो हो सके, है ना, तो वो टाइम बता दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हीं एग्जाम के लिए एक स्पेशल रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी कवर करवाए जाएंगे। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट तो है ही जो ये चल रहा है जिससे आप जुड़े हुए हैं, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी आपका होगा। और इसकी टाइम जैसे मैंने अभी तो 5 बजे का सोचा था कि 5 बजे होगा, लेकिन नहीं, शाम के समय में थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत आएगी लाइव क्लास में। तो उसके लिए चलो आपको मैं टाइम बता दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो ऐसे लिखा होगा जीके जीएस प्रैक्टिस सेट बाय विजय भारत सर, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट बाय विजय भारत सर। मैथमेटिक्स के भी करवा देंगे जो इन एग्जाम के तैयारी कर रहे होंगे। क्लियर है आपको ये पॉइंट? तो मैं बस ये चाहता था कि आपकी क्लास ना रुके, इसलिए मैंने आपको जीके जीएस की ये छोटी सी वीडियो बना दी है। 5 क्वेश्चन मैंने बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। तो थ्योरी की थ्योरी हो गई और एमसीक्यूज के एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। चलिए, और इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने
यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपके लिए डेली क्वेश्चन अपलोड किया जाता है कम्युनिटी पोस्ट में। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये चैनल है, अपने चैनल पे अभी 674 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर देख लीजिए ऐसा इंटरफेस है अपने चैनल का। कम्युनिटी में जाइएगा, कम्युनिटी में जाएंगे तो वहां पर डेली आपको एक क्वेश्चन अपलोड किया हुआ मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये 3 घंटे पहले अपलोड किया गया था। शाम को 6:15 बजे डेली अपलोड किया जाता है ये क्वेश्चन। एक बार मैं लाइट बंद कर देता हूं, हो सकता है आपको क्लियर विजिबल ना हो। चलिए सामने वाली लाइट मैं बंद कर देता हूं। चलिए जी, उम्मीद है अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसी प्रकार बाकी भी देख सकते हैं। महाभारत के लेखक कौन है, 325 स्टूडेंट्स ने ये रिप्लाई दिया है इसका। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, डिटेल में पढ़ सकते हैं आप सभी की, मैंने यहाँ पर बातें बता रखी हैं। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, 8 सालों के बाद, है ना। 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय पाई थी। उस समय कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तोशली। कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा तोशाली। तो ऐसे आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है डेली शाम को 6:15 बजे। क्लियर हुआ। चलिए, तो ऐसे हम क्या बातें कर रहे थे, आपको पता है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, रीजनिंग का भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा और कौन सी क्लास चल रही है, तो रीजनिंग थ्योरी क्लास चल रही है। वो इन एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है कि इनके लिए ही आप तैयारी कर रहे हो, आप उसके लिए चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल का बढ़िया से बढ़िया एग्जाम, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, वो मैंने उसी तरीके से क्लास कवर की है, रीजनिंग थ्योरी वाली क्लास, जो कि रात को होती है। टाइम उसका 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का रहता है। ये प्रैक्टिस सेट अलग हैं जो स्पेशल इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या इसके लेवल के जो एग्जाम है जैसे हरियाणा सीईटी का एग्जाम है, उसके विद्यार्थी भी इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आ सकते हैं, रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बने रहना है हमारे साथ, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।